हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। हां सर बताओ। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन आज ही की क्लास से आएंगे। 90% क्वेश्चन है ना। मतलब मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, मान लीजिए इस चैप्टर के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो या मान लो फॉर एग्जांपल इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो जो 9 क्वेश्चन आएंगे वो आज की क्लास से आएंगे। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्लियर है? तो अच्छे से आप लोग समझिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, पीएच मान बताया था। क्या मैंने आपको बताया था? कि हर पदार्थ की एक पीएच वैल्यू है, उससे आप लोग बता सकते हैं कि वो एक एसिड है या वो एक बेस है। बात क्लियर है? जी सर, आपने ये बात बताई थी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपका जो ब्लड है, मानव का जो रक्त है, उसका पीएच मान कितना है, क्या बता सकते हो? क्या आप लोग बोलोगे सर ये तो कल आपने बताया ही नहीं था, आपने तो कल 4-5 पदार्थ के बताए थे। अरे बायोलॉजी में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो हमारा सलाइवा होता है, लार होता है, इसका पीएच मान क्या है, ये बता सकते हो? सर ये तो बताया नहीं। अरे बायोलॉजी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। अगर मैं बोलूं हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस बनता है, इसका पीएच मान क्या होता है? याद है? सब भूल गए? तो दोस्तों हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करी जाए दोस्तों हमारे बॉडी के, एक ओवरऑल बॉडी की बात कर रहा हूं, तो अगर इसकी पीएच बहुत कम हो गई, यानी मैं बोलूं अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम उत्पन्न हो गया, तब भी दिक्कत है। बहुत ज्यादा पीएच हो गई हमारे बॉडी के अंदर, है ना। बेसिकली हमारी बॉडी की जो पीएच डिपेंड करती है वो ब्लड पे करती है ना। तो ध्यान रखिए, कुल मिला के अगर हमारी बॉडी की पीएच बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाती है। तो अगर पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों से पूछा जाए हमारी बॉडी किस पीएच रेंज के अंदर काम करती है, तो 7 से 7.8, यानी हमारी बॉडी की पीएच 7 से कम नहीं होनी चाहिए, 7.8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो पानी, एक शुद्ध पानी की बात करी जाए, उसका पीएच मान होता है 7, यानी वो ना अम्लीय होता है ना उदासीन होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करी जाए जो बारिश होती है ना, उसका पीएच क्या होता है? थोड़ा बहुत कम होता है, 7 नहीं होता, 7 से थोड़ा बहुत कम होता है, यानी आप लोग बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन दोस्तों जो भी वर्षा हो रही है, क्या उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोल दे? क्या एसिडिक रेन बोल दे? क्या नहीं दोस्तों, एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा उसे कब बोला जाएगा? जब उसकी पीएच बहुत कम हो। कितनी? जब उसकी पीएच 5.6 से कम होती है, तभी हम लोग उसे एक एसिड रेन बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे, है ना। रेन जो नॉर्मल हो रही है उसको एसिड रेन मत बोल देना, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि सर इसका जो पीएच है वो 7 से कम है। अरे वो तो होता ही है, ठीक है। लेकिन अगर पीएच 5.6 से कम हो जाए, तब आप लोग क्या बोलोगे? उसे अम्लीय वर्षा बोलोगे, ठीक है। तीसरी बात, ये दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमारा जो मुंह है ना, अगर इसकी पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यानी अगर मैं बोलूं हमारे माउथ में अगर बहुत ज्यादा अम्लीय माध्यम उत्पन्न हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कई बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे, कई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो कि ग्रो करने लग जाएंगे, और हमारे दांतों में क्या हो जाएगी? सड़न हो जाएगी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए हमारे मुंह का पीएच कितने तक होने पर, है ना, उसमें सड़न शुरू हो जाती है, तो अगर हमारे माउथ की पीएच 5.5, दोस्तों ये नंबर याद रखिएगा, यहां पर 5.6 था, यहां पर 5.5 है। तो अगर हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो गई तो ये दिक्कत की बात है। आप लोगों के दोस्तों दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी। तो अच्छा, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं ना, टूथपेस्ट का यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए? वो अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए, ये क्षारकीय प्रकृति का होना चाहिए? बताओ।
वो एसिडिक नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए? बताओ। तो दोस्तों हम चाहते हैं हमारे माउथ में एसिडिक ज्यादा ना हो। अगर आप वो टूथपेस्ट भी यूज कर रहे हो, वो भी अगर एसिडिक नेचर का है, तो आपके माउथ की पीएच और कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो दोस्तों हम जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उसकी नेचर, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए सर? वो बेसिक नेचर का होना चाहिए, वो क्षारकीय प्रकृति का होना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए? देखते हैं कितने बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन कर पाते हैं, नहीं कर पाते। इस बार की एलपी का क्वेश्चन है, बताओ बताओ, है ना? देखते हैं आप करोगे। अभी तो बोल रहे हो सर हमको समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखते हैं क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते। कौन सा कथन गलत है? तो जब दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। सर ये बात तो बिल्कुल सही है। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। गुरुजी ये बात भी सही है। दोस्तों जीव केवल पीएच परिवर्तन के एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। सही बात है, कोई भी जीव हो। जैसे अगर हमारी बॉडी की बात करी जाए तो हमारी बॉडी की पीएच 7.7 से 7.8 तक चेंज होती रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लिमिटेड, ऐसे नहीं कि आप अगर पीएच बहुत ज्यादा हो गई, कम हो गई तो नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से अधिक होता है तो इससे अम्लीय नहीं, गलत बात है। तो ये बात गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा साइंस में चुन्नू मुन्नू जी? इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन आज ही की क्लास से बनेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। आ जाओ, चलिए दोस्तों देखते हैं। ये इस बार टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है। तो मनुष्य में दांतों की सड़न कब होती है? जब मुंह का पीएच 5.5 से ज्यादा होता है तब होती है क्या? नहीं, 5.5 से जब गलत कम होती है तब होता है। तो ये बात गलत है। मानव शरीर का जो पीएच रेंज है वो 7 से 7.8 है क्या? मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर वर्षा जल का पीएच 8 से ज्यादा होता है तो इसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं क्या? नहीं सर गलत है यार, मेरे को तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी करके आता मैं तो एग्जाम में। यहां पर जितने भी बच्चे बोल रहे हैं, कोई ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं हो। आई बात समझ में? बताओ आ रही है बात समझ में? क्या बात है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दो। जो टूथपेस्ट होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? वो क्या अम्लीय प्रकृति के होते हैं या बेसिक क्षारकीय प्रकृति के होते हैं? तो वो बेसिक यानी क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। और ऐसे बेस जो मतलब बेस, ये अल्कलाइन एक प्रकार के बेस ही है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजा आ रहा है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बात और। सर क्या? दोस्तों मुझे एक चीज बताइए कि जो प्लांट होते हैं क्या वो भी एक प्रकार के जीव है क्या? जीव है क्या? बिल्कुल सर जीव है। दोस्तों हम तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। कोई खाना खट्टा होता है, मतलब कोई अम्लीय प्रकृति का होता है, कोई क्षारकीय प्रकृति का होता है। उस आधार पे हमारी बॉडी की पीएच चेंज होती रहती है। अगर बहुत ज्यादा, जैसे बोलते नहीं क्या कि यार मेरे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, आपने सुना है क्या? एसिडिटी का मतलब क्या है? उनके बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम उत्पन्न हो गया। वो क्यों हुआ होगा? बहुत ज्यादा जब आप लोग चाय पीते हो, क्योंकि चाय में भी एसिड होता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो ये प्लांट है, बेचारा प्लांट तो ना चाय पीता, ना कुछ दूध पीता, ना कुछ दही खाता, लेकिन क्या इसकी भी पीएच चेंज हो सकती है क्या? कैसे चेंज हो सकती है दोस्तों? ये जो मिट्टी में उग रहा है, इस मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है क्या प्लांट वो लेता है क्या? मिट्टी में अगर मान लो कुछ नाइट्रोजन है, कुछ फास्फोरस है, कुछ पोटेशियम है, तो ये प्लांट इसको लेता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर मैं बोलूं कि मिट्टी की पीएच कम या ज्यादा हो जाए तो क्या प्लांट पे प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? जी गुरुजी प्लांट पे प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जो मिट्टी यानी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी पीएच क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट तो मैं आप लोगों को यही लिखवाता हूं क्या, कि पौधों को उनके स्वस्थ विकास के लिए, मतलब वो अच्छे से ग्रो करे, तो इसके लिए मिट्टी की एक पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। क्लियर है क्या?
मिट्टी अगर बहुत अधिक अम्लीय हो गई तब भी दिक्कत की बात है, बहुत ज्यादा क्षारकीय हो गई तब भी दिक्कत की बात है। तो क्वेश्चन यह है कि अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो इसमें हम लोग क्या मिलाए, बेसिक क्षारकीय प्रकृति का कोई पदार्थ मिला दे या और अम्लीय प्रकृति का पदार्थ मिला दे, तो कोई बेसिक यानी क्षारकीय प्रकृति का पदार्थ मिलाना है। तो एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मिट्टी जब अम्लीय हो जाती है तो इसमें हम लोगों को कौन से पदार्थ मिलाने हैं, बेसिक नेचर के मिलाने हैं। किसको मिलाते हैं, दो पदार्थों को मिलाया जाता है, या तो आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको मिलाया जाता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा, इसे क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। क्विक लाइम मैंने बताया भी था शायद आप लोगों को पहले, इसे क्विक लाइम यानी इसे बिना भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो अगर मिट्टी जब अम्लीय हो जाएगी तो उसमें आप लोग क्या डाल देते हो, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, या दोस्तों दूसरा पदार्थ आप लोग क्या डाल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या इन दो पदार्थों के नाम याद रखोगे, इसे बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं, इसे भुजा हुआ चूना बोलते हैं, इसे क्विकलाइम बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना। मतलब रासायनिक नाम तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और इसके अलावा हम लोग नॉर्मली और किस नाम से जानते हैं, इसको बिना भुजा हुआ चूना, इसको भुजा हुआ चूना। तो क्या ये बात ध्यान रख लोगे क्या, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये आता है कि जब सर मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारकीय प्रकृति की है, बहुत ज्यादा बेसिक नेचर की है, तो हम लोग फिर इसमें क्या डालते हैं, हम लोग डालेंगे दोस्तों खाद। खाद डालते हैं, क्या डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं। सर ये कंपोस्ट क्या करता है, अंदर इस कंपोस्ट को डालने से, खाद को डालने से क्या होता है, वो मिट्टी थोड़ी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। बस आप लोगों को तो क्या ये दो पदार्थ ध्यान रख लोगे क्या, बताओ, क्या ये दो पदार्थ ध्यान रख लोगे क्या, एग्जाम में गलती तो नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लोगे। चलिए ठीक है, आ जाओ। अब चलते हैं, ये बात हो गई हमारी सारी, पीएच मान क्या होता है, किस पदार्थ के अलग अलग पीएच मान होते हैं, किसको कितने पीएच की आवश्यकता होती है, ये थोड़ी बहुत हमने बात कर ली। चलिए दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को सॉल्ट पढ़ाया था, लवण पढ़ाया था। लवण के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो निर्माण होता है सॉल्ट का। ये बात हम लोग कर चुके थे, बिल्कुल सर, ये बात आप लोग कर चुके थे। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, आपने बोला कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है सॉल्ट यानी लवण। दोस्तों मैं आपको पूछना ये चाह रहा हूं कि जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, वो अम्लीय प्रकृति का होगा या वह क्षारकीय प्रकृति का होगा। सर मैं अप्रेंटिस 2 जून को कंप्लीट है पीडब्ल्यूडी में और आपसे 15 दिन पहले जुड़े हैं, फिर क्या करें अब, हैं? बाकी बच्चे बेवकूफ़ है जो इधर पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। मैं 15 दिन पहले जुड़ा हूं आपसे, तो मैं क्या करूं बताओ। क्या करूं बताओ, नाचूं? ये करूं या पढ़ाऊं? पढ़ लो, इधर आ जाओ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो लवण होगा वो उसकी प्रकृति क्या होगी, वह उदासीन होगा या वह अम्लीय प्रकृति का होगा या वह क्षारकीय प्रकृति का होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि वो एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा या क्या होगा। देखो दोस्तों आपको पता है एसिड 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल और वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। बात क्लियर है दोस्तों। बेस भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षारक और वीक बेस यानी दुर्बल क्षारक। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करवाएंगे वीक बेस से तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, ताकतवर कौन है यहां पर, एसिड ताकतवर है, बेस तो बेचारा आपने दुर्बल वाला लिया है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, वह क्षारकीय प्रकृति का होगा। आगे बात समझ में।
और दोस्तों अगर आपने दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिए तो क्या होगा, न्यूट्रल, उदासीन। और अगर आपने दोनों ही वीक ले लिए तब भी क्या होगा, तब भी क्या होगा, न्यूट्रल यानी उदासीन। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को मिलाने से जो सॉल्ट बनता है उसकी प्रकृति क्या होगी, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक, तो सबके आंसर दे देंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति का बनेगा। और दोस्तों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक यानी क्षारकीय प्रकृति का बनेगा। उदाहरण से समझाऊं? समझाओ सर, आ जाओ। देखो दोस्तों ये एक सॉल्ट है, ये न्यूट्रल प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि ये बनता है इससे, इन दो से। तो ये क्या था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, प्रबल अम्ल था, और ये क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बेस था, प्रबल क्षारक था। इसलिए इन दोनों से जो सॉल्ट बना ये न्यूट्रल होगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड की प्रकृति बताओ, अम्लीय है, क्षारकीय है, उदासीन है, क्या आंसर होगा? सर आज निर्माण बैच ज्वाइन किया हूं, वीओडी बैच देखूं, ये रिकॉर्डेड देखूं वीओडी पूरा। हाँ दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, वीओडी बैच में हटाने वाला हूं। ठीक है, कोई बेवकूफी होगा कि सर नहीं हटाओ, मत हटाओ। ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए दिया था कि जिसको पहले करना है पूरा करना है। देखो अपन बायोलॉजी भी पूरी करा चुके हैं, अब तो नया बैच ही अपना पूरा हो चुका है, केमिस्ट्री पूरा हो चुका है। ठीक है, सॉरी फिजिक्स पूरा हो चुका है, केमिस्ट्री होने वाला है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये वीओडी क्या है। तो वीओडी वो बैच हटा रहा हूँ, पिछले साल का कोई मतलब नहीं, अपन ने नए साल में अच्छे तरीके से कर लिया, सारे नए वाले क्वेश्चन भी कर लिया, तो वो मैं बैच हटाऊंगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले सॉल्ट को हमने न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बोला? क्योंकि ये इस वाले एसिड और इस वाले बेस से बना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दोस्तों इस वाले सॉल्ट को, ये सॉल्ट बनता है एक HCl नाम के एसिड से और NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम के बेस से, क्षार से। दोस्तों ये एक वीक बेस है, दुर्बल क्षारक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इससे और इससे जो सॉल्ट बना इसको मैं बोलूंगा एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय प्रकृति का। ये क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? इस वाले सॉल्ट की अगर बात करी जाए, सोडियम कार्बोनेटेड सॉल्ट का नाम है, यह बनता है दोस्तों कार्बोनिक H2CO3 इस वाले एसिड से, जो कि एक दुर्बल अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रबल क्षारक है। तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? क्या है? बेसिक, क्षारकीय है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम कार्बोनेट बताओ, इसकी प्रकृति बताओ, बताओ बताओ। तो आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कि सर इसकी प्रकृति है बेसिक यानी क्षारकीय। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सारे सॉल्ट के बारे में पढ़ाऊंगा एक एक करके। जैसे क्या ये एक सॉल्ट था, क्या इसको सॉल्ट क्यों बोला? क्योंकि ये एसिड और बेस से बना था। ऐसे ही दोस्तों जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, आइए मैं उनके बारे में बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे एक एक के बारे में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का टॉपिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले सॉल्ट की बात करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड, इस वाले सॉल्ट की, इस वाले लवण की। दोस्तों बहुत अलग अलग प्रकार के लवण होते हैं, लेकिन ये वाला लवण सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर आपको ये वाला लवण नहीं मिले। जो आप खाना, वो नमक डालते हो ना, जो नमक, वो बेसिकली क्या होता है, वो ये ही वाला होता है। तो काफी कॉमन है, तो इसीलिए हम लोग इसे कॉमन सॉल्ट यानी सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में 4 लवण दे दे, पूछा जाए बताओ इनमें से किसे कॉमन सॉल्ट यानी सामान्य लवण के नाम से जानते हैं, आंसर हो जाएगा NaCl। दोस्तों जब हम लोग खाना खाते हैं, क्या हमारी टेबल पे ये वाला सॉल्ट मिल जाएगा? क्या मतलब नमक मिला रहता है क्या?
तो इसीलिए इस वाले सॉल्ट को टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दे, पूछे जाए बताओ इसमें से किसे टेबल लवण या टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, तो आंसर आप लोग इजीली बता दोगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे चुन्नू मुन्नू क्लियर है या नहीं है? चुन्ना लाल मुन्ना लाल, रेहान बोल रहे हैं लैपटॉप, सब चल जाएगा, टेंशन मत लो। अभी इधर पढ़ने में ध्यान लगाओ, ठीक है? आगे बात समझ में आ जाओ। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बता दोगे? NaCl। अगर एग्जाम में पूछा जाए किसका निर्माण कैसे होता है, कौन बताएगा? तो अभी अभी मैंने बताया HCl और NaOH, ये वाला एसिड और ये वाला बेस मिलके इस वाला सॉल्ट बनाता है। तो याद रख लोगे? याद बता दोगे एग्जाम में पूछा जाए तो? ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए चलो इसके गुण बताओ, कौन बताएगा इसके गुण? सर ये इसका रंग होता है सफेद, पहला गुण तो बता ही सकते हो। तो सर ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। क्या ये तरल अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में? अरे घर में यूज होता है ना खाने वाला नमक, सर ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कोई कांच के जैसे चमकीले चमकीले टुकड़े होते हैं ना, उसको क्रिस्टल से बोलते हैं। तो ये भी वैसे ही प्रतीत होता है ना? ठीक है, क्लियर है? आ जाओ। और कुछ गुण बताओगे? क्या ये पानी में घुल जाता है क्या? पानी में घुल जाता है क्या? हाँ, तो दूसरा गुण ये हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारकीय प्रकृति का, तो आप लोग बोलोगे ये उदासीन लवण है। देखो दोस्तों, आ गया मजा। ये मैं पॉइंट लिख रहा हूं लेकिन आपको ऑलरेडी पता है, अभी अभी मैंने बताया है। चलिए, तो आपको इसके गुण भी पता है। चलिए, बात होती है दोस्तों इसके यूज कहां पर होते हैं, कौन मुझे बताएगा? अब आप लोग बोलोगे सर भोजन में होता है इसका इस्तेमाल, वो तो बिल्कुल ठीक है, होता ही है। इसके अलावा बताओ दोस्तों क्या होता है। जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, हमारे भारत में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है, कुछ एरिया में पड़ती है, जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। गए हो लद्दाख? मैं भी गया था लद्दाख। कब गया था दोस्तों? लास्ट ईयर में गया था, दिवाली के आसपास। मजा आ गया था यार, बहुत मजा आ गया था ना। जो बच्चा बोल रहा है लैपटॉप में नहीं चल रहा है, चल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? आ जाओ। चलिए दोस्तों, क्या होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे देश होते हैं, वहां पर इतनी ठंड होती है कि सड़क पे पूरी बर्फ जम जाती है। अब सड़क पे अगर बर्फ जम जाएगी तो गाड़ी चलाना मुश्किल होगा या आसान होगा? सर बहुत मुश्किल होगा। तो आप चाहते हैं ना कि सड़क पे बर्फ नहीं जमे। और दोस्तों मान लो बर्फ जम भी गई, तो अगर आप लोग कितनी उस शहर में, उस राज्य में, उस देश में इतनी सारी सड़क होगी, बेचारे आप कब तक हटाते रहोगे? बहुत दिक्कत होगी ना। तो क्या करा जाता है, सड़कों पे डाल दिया जाता है NaCl, ये नमक बिखेर दिया जाता है। सर ये नमक बिखेरने से क्या होगा? दोस्तों ये नमक क्या कर देता है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, हिमांक, उसे कम कर देता है। हिमांक कम कर देता है, यानी जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है वो अब कितने पे जमेगा? -10 डिग्री सेल्सियस पे या -12 डिग्री सेल्सियस पे। तो मान लो कहीं पर ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, वहां तो फिर भी -4 है, तो आराम से जम जाएगा। लेकिन आप जब नमक डाल देते हो तो हिमांक कम हो जाता है। तो मान लो अब वो बोल रहा है पानी अब तो मैं -10 डिग्री सेल्सियस पे जमूंगा, जबकि टेम्परेचर केवल -4 है, तो जम नहीं पाएगा ना। तो अगर हम लोग उधर डाल देंगे तो वहां पर जो सड़क होगी ना, उस पर बर्फ नहीं जमेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो सड़कें डी आइसिंग करना, डी आइसिंग रोड्स में इसका बहुत यूज है। डी आइसिंग रोड का मतलब क्या है? सड़क पे बर्फ को हटाना। इसमें आगे बात समझ में? ठीक है सर, ग्रुप डी का एग्जाम सेक्शन वाइज होगा क्या? प्लीज बता दो। जिस दिन होगा ना उसके एक दिन पहले बता दूंगा, ठीक है? अभी पढ़ लो।
आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्लोर अल्कली प्रोसेस में इस सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सर ये प्रोसेस क्या है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान रखो, इस प्रोसेस का यूज होता है 3 पदार्थ बनाने में, हाइड्रोजन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। इस प्रोसेस से 3 पदार्थ बनते हैं और इस प्रोसेस में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम क्लोराइड में। कैसे भी बताऊंगा, भी डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, तीसरा यूज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे धावन सोडा बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इन तीनों को बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है अभी सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन क्या ये 3 यूज आपको याद रख लोगे, बताओ, ये 3 यूज याद रख लोगे? ये 3 यूज याद रख लोगे? रख लोगे? हां गुरुजी हम तो रख लेंगे। चलिए तो बताओ, इस क्वेश्चन को आंसर बताओ, देखते हैं आपने चीजें याद, पढ़ रहे हुए नहीं पढ़ रहे हुए, झूठ बोल रहे हो कि हां सर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना, नमक का, या जिसे कॉमन सॉल्ट, इंग्लिश में कॉमन सॉल्ट बोलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए दोस्तों, इस क्लोर अल्कली प्रक्रिया को समझे हम लोग। ये क्या है सर, आपने बताया था किस प्रक्रिया से 3 पदार्थ बनते हैं, एक हाइड्रोजन गैस बनती है, एक क्लोरीन गैस बनती है और एक ये वाला पदार्थ बनता है। तो सर क्या होता है इस प्रक्रिया में, थोड़ा सा समझाओ ना। आइए मैं आपको समझाता हूं, देखो आ जाओ दोस्तों। हम क्या लेंगे, एक कंटेनर में लेंगे पानी और उस पानी में क्या घोलेंगे, नमक घोलेंगे। क्या घोलेंगे? पानी में नमक घोलेंगे। दोस्तों इतना नमक घोलेंगे, इतना नमक घोलेंगे कि पानी मना कर दे कि भाई मैं और नमक नहीं घोल सकता। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में नमक घोल रहे हैं। दोस्तों इतना नमक घोल दिया कि और नमक नहीं घुल पा रहा, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्राइन। बेसिकली ब्राइन क्या है, पानी और नमक का विलयन है। उसमें नमक इतना घोल रखा है जिसे और नहीं घुल सके। तो ये आपके पास में क्या है, पानी और नमक का क्या है, क्या है, विलयन है। दोस्तों अब आप लोग क्या डाल रहे हो, इसमें बिजली, करंट प्रोवाइड करा रहे हो, इसमें करंट प्रोवाइड करा रहे हो। दोस्तों क्या करंट से दिक्कत होती है क्या? अगर हमारे लग जाए हम भी अलग अलग हो जाएंगे, हमारे चिथड़े हो जाएंगे, तो बेचारे जो पानी है इसको भी कोई दिक्कत होगी क्या? जो ये नमक था इसको भी दिक्कत होगी क्या? तो जैसे ही हम लोग करंट प्रोवाइड कराएंगे तो ये H2O टूट जाएगा H+ और OH- में, NaCl टूट जाएगा Na+Cl- में। आगे बात समझ में? ये Na और ये OH जोड़ के बना लेंगे NaOH, Cl- जोड़ के बना लेंगे Cl2 क्लोरीन गैस और H+ जोड़ के बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। आ गई बात समझ में? आ गई? तो कुल मिला के आप लोग ये ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में 3 पदार्थ बनते हैं। कितने पदार्थ? 3 पदार्थ बनते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? बिहार पुलिस का एग्जाम कब है आप लोगों का? चलो बात करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी चलो समझ गया कि ये जो प्रक्रिया होती है इसमें 3 पदार्थ बनते हैं, प्रक्रिया होती कैसी ये भी आपने डाल दिया, इसमें करंट डाल देंगे। लेकिन करंट कैसे डालते हैं? दोस्तों करंट डालने के लिए इन 2 रॉड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड, है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? आ जाइए मैं फोटो दिखाता हूं, देखो। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इस वाले को बोलेंगे एनोड, और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, इसे आप लोग बोलेंगे कैथोड, इसको एनोड। अंदर क्या है, यहां पर क्या है, ब्राइन है। ब्राइन बोले तो ब्राइन किसे बोलते हैं, ब्राइन किसे बोलते हैं, NaCl और वाटर का मिक्सचर को बोलते हैं। जब करंट प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा, NaCl
जो होगा वो टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, H2O टूटेगा H प्लस OH माइनस में। आ गई बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बात आ गई समझ में? तो ये Na प्लस और ये और ये दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। तो NaOH हम लोग यहां से निकाल देंगे, NaOH मिल जाएगा हम लोगों को। क्या मिल जाएगा? NaOH मिल जाएगा। दोस्तों ये जो होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर H प्लस और H प्लस जुड़ के बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए हाइड्रोजन गैस का निर्माण कहां पर होता है, आप लोग बोलोगे कैथोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। Cl माइनस इस पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए क्लोरीन का निर्माण कहां पर होता है, आप लोग बोलोगे एनोड पे। तो आप लोगों को बस ये चीज ध्यान रखनी है, तीन पदार्थ बनते हैं। कौन से? एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक NaOH। देखते हैं एग्जाम के क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्लियर है? बताओ बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओ। कि क्लोर अल्कली प्रोसेस है जहां पर NaCl और वाटर में बिजली प्रोवाइड किया जाती है, क्या उत्पाद बनेगा? इस बार का क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ क्या आंसर ऑप्शन नंबर सी दे के आ जाओगे? क्या दे के आ जाओगे? क्या आया? थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा आया? थोड़ा सा आया ना, ज्यादा नहीं आया ना? हाँ सर थोड़ा सा आया। तो एक यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं, फाइनल हुआ क्या देखो। आपके पास में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन था, ठीक है। आपने उसमें करंट डाली, तीन चीजें मिल रही है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी किस रूप में मिल रहा है? जलीय रूप में। बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन था और पानी और डाल रखा था आपने, ये डाला तो ये तीन चीजें मिली, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो क्लोरीन गैस मिलती है उसका यूज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। पानी को साफ करने में, वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन क्या करती है? कभी आपने देखा है स्विमिंग पूल में, कभी आप गए हो तो वो रात को है ना क्लोरीन गैस डाल देते हैं, उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, जिससे उसके जो भी गंदगी होती है ना सारी ऊपर आ जाती है ना। तो आप लोग बोलेंगे पानी को साफ करने में। क्लियर है? स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं। दोस्तों एक पदार्थ होता है जिसका नाम है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आप लोग ध्यान रखना, इसको बनाने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात समझ में? दोस्तों एक पदार्थ होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक, उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके 4 यूज याद रख लोगे, भी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मत बोलना सर मैं तो भूल गया। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाए हाइड्रोजन गैस का यूज कहां पर होता है, हाइड्रोजन गैस का यूज कहां पर होता है, तो लकड़ी को जलाते हो आपको एनर्जी मिलती है ना, तो लकड़ी को फ्यूल बोल दिया आपने। हाइड्रोजन गैस को जलाते हो उससे भी एनर्जी मिलती है, तो हाइड्रोजन भी क्या है? एक फ्यूल है। तो पहला यूज क्या है? इसका यूज होता है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, ठीक है दोस्तों। आपने ये पदार्थ सुना है अमोनिया, तो अमोनिया को बनाने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। बेसिकली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके ये बनाती है अमोनिया, तो अमोनिया को बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। तो क्या इसके 2 यूज याद रख लोगे? रख लोगे? ठीक है सर। इसके क्योंकि यार इस प्रक्रिया से हम 3 पदार्थ बना रहे हैं, ये 3 पदार्थ बना क्यों रहे हैं? क्योंकि इन पदार्थों के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। तो इसके इस्तेमाल बता दिए, उसके इस्तेमाल बता दिया, अब इसके बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो पहला इस्तेमाल दोस्तों, जब भी कोई मेटल होती है, कोई धातु होती है, जैसे कभी आप लोग किसी अपनी एक्टिवा सही करवाने गए हो,
स्कूटर सही करवाने गए हो क्या, तो उनकी दुकान पे एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं ग्रीस, जानते हो क्या? तो मान लो मेटल या धातु के टुकड़े पे ग्रीस लग गया, ग्रीस लग गया, वो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, तो उसको डीग्रीस करने के लिए, ग्रीस हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो धातु पर से ग्रीस हटाने के लिए। पहला इस्तेमाल ध्यान रख लोगे, बोलो क्लियर है? पहला यूज याद रख लोगे। दूसरा यूज ध्यान रखना, सोप एंड डिटर्जेंट। देखो इधर लिखा हुआ है सोप एंड डिटर्जेंट, पीडीएफ में दिख जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, साबुन एवं अपमार्जक बनाने के लिए। ठीक है। तीसरा इस्तेमाल है दोस्तों पेपर बनाने में, कागज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, कागज बनाने में। और चौथा इस्तेमाल आप लोग इसका ध्यान रखना, कृत्रिम रेशे बनाने में। सर रेशे किसे बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में रेशे किसे बोलते हैं? दोस्तों जैसे अगर आपका कोई कपड़ा है, हाँ हो गया था कुछ, वो हो गया था कुछ, बफरिंग वफरिंग हो गई होगी, मैं वापस बताता हूं। तीसरा इस्तेमाल क्या है इसका? कागज बनाने में, ध्यान रखना कागज बनाने में। तीसरा इस्तेमाल क्या है इसका? कागज बनाने में। चौथा इस्तेमाल क्या है इसके? कृत्रिम रेशे यानी आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। सर ये आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है? कृत्रिम रेशा क्या होता है? पहले रेशा समझो दोस्तों। रेशा होता है धागे जैसा, जो कि हम लोगों को जानवरों से भी मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं, है ना। और उन धागों से हम कपड़े बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो ये धागे जैसा ही अगर हम लोग एक लेबोरेटरी में बना पा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशा। तो इसके इस्तेमाल कृत्रिम रेशे बनाने में भी होते हैं। क्या ये याद रख लोगे? क्या याद रख लोगे? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण भी इसे बोलते हैं। जैसे उसका फॉर्मूला था NaCl, इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2 इसका सूत्र है। सर इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या है नाम है, अभी सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, आ जाओ। चलो तो इसका फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कोई पूछे तो ध्यान रखना CaOCl2। रासायनिक नाम पूछे तो ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात आती है कि सर इस वाले सॉल्ट का निर्माण कैसे किया जाता है। क्लियर है? आ जाओ। देखो दोस्तों ये आप लोग जानते हो इसका नाम क्या है? बताओ। देखो अगर इसके आगे AQ लिखा हुआ होता है तो इसे आप लोग बोलते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसे आप लोग, है ना, चूने का पानी भी बोलते हो, और क्या बोलते हो उसको? भुजा हुआ चूना भी बोलते हो, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हो, बताया था ना, सब भूल गए। तो अगर इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, AQ नहीं है, मतलब ये सॉलिड स्टेट में, तो इसे हम लोग ड्राई स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी शुष्क 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 भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। शुष्क भुजा हुआ चूना भी आप लोग इसे बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो ड्राई स्लैग्ड लाइम है, शुष्क भुजा हुआ चूना है, इधर ध्यान दो सारा। जो ड्राई स्लैग्ड लाइम है, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, जब आप लोग इसमें क्लोरीन गैस डालोगे तो आपको बनता है दिस प्लस दिस, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर
विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कैसे होता है? तो आप लोग बोलोगे शुष्क बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस डालते हैं तब इससे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कर पाओगे क्या आप लोग? बताओ। बताओ एग्जाम में कर पाओगे क्या? क्लोरीन की शुष्क इसके साथ अभिक्रिया कराने पर किस उत्पाद का निर्माण होता है? ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। बताओ ब्लीचिंग पाउडर किस पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है? किस पर बनता है? तो जो स्लैग्ड लाइम होता है, बुझा हुआ चूना, कैसा लेना है? ड्राई लेना है। तो जब ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी शुष्क बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस डालते हैं तभी तो बनता है। बताओ बताओ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका है? तो जो सूखा बुझा हुआ चूना है इसी से तो क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या है? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे ये बात समझ में चलो। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है ये आप लोगों ने बता दिया। अब दोस्तों इसके गुण बताओ। दोस्तों इसके गुण क्या है? जब हम लोग पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं ना तो ये क्लोरीन गैस रिलीज करती है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर पानी में डाल देंगे ना ये क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। और क्लोरीन गैस का इस्तेमाल आपको पता ही है कहां पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों पानी के साथ में यह अभिक्रिया करने पर क्लोरीन छोड़ता है। और क्लोरीन गैस क्या करता है? अगर पानी में कोई कीट वगैरह उसको खत्म कर देता है, छोटे छोटे अगर कीटाणु उसको खत्म कर देता है, तो ये कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। आगे बात समझ में? ठीक है सर, इसके और यूज बताओ। इसके और यूज बताओ। और यूज बताओ। दोस्तों इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग का मतलब होता है सफाई। तो इसका इस्तेमाल, इसको ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोला? क्योंकि इसको कहीं पर डाल के रगड़ोगे तो वो चीज साफ हो जाएगी। तो इसका यूज होता है ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग का मतलब क्या है? सफाई। जैसे मान लो कोई कपड़े आपको सफाई करनी है तो वहां पर इस वाले पाउडर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो टेक्सटाइल में यानी कपड़े, कई बार दोस्तों खराब पेपर होते हैं ना, गंदे कागज, उसको भी साफ करने में। तो दोस्तों कागज, पेपर इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उसमें इसका इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग में, सफाई में आ जाओ। दूसरा यूज क्या है? ये एक ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। कई जगह ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, दो इस्तेमाल इसके याद रख लोगे। चलिए तो फिर क्वेश्चन करो। पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सर ब्लीचिंग पाउडर का कर सकते हो, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालोगे क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। और क्लोरीन गैस क्या करता है? अगर उस पानी में कोई कीटाणु है, कोई जर्म्स है, उसको खत्म कर देगा। बताओ क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्या ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी। बताओ ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल दोगे, कौन सी गैस रिलीज होती है? बोलो, क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं क्या? बताओ। चलो नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करी जाए इसके फॉर्मूले की, इसके सूत्र की, तो इसका ये सूत्र है ना। और बात करी जाए इसके रासायनिक नाम की तो इसके दो रासायनिक नाम है। एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पढ़ाया था ना मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। दो इसके रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है?
तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसका क्या है, दूसरा नाम है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका निर्माण कैसे किया जाता है इसका। तो कैसे करोगे, एक प्रोसेस है जिसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस, यानी सॉल्वे प्रक्रिया। सर क्या होती है इस प्रक्रिया में, देखो क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या, सर आप जयपुर में 200 फीट से कितनी दूर रहते हो, क्या करोगे, ठीक है पहले इधर सुन लो। क्या मैंने आपको बताया था क्या, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा इनको बनाने में, बताओ। तो देख लो बेकिंग सोडे का निर्माण कैसे होता है, सुन लो। सोडियम क्लोराइड में जब जोड़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस ये, तब जाके देखो इसका निर्माण हो जाता है। तो आप लोगों को ये रिएक्शन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा ये जो NaHCO3 है, बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है भी इसको बोलते हैं, उसको बनाने में क्या सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, याद रख लोगे क्या। सर रिवीजन आपकी क्लास से PDF से करें अपने बनाए हुए नोट से। देखो ये वो बच्चे हैं शो ऑफ करने आ जाता है, सर मैं रिवीजन कर रहा हूं तो किससे करूं, तुमने ना खुद के नोट्स बनाए ना तुमने पढ़ाई करी है। जो सीरियस स्टूडेंट होता है ना वो फालतू की बातें नहीं करता, ये तुम शो ऑफ वाले बच्चे हो सारे, सर मैं कैसे रिवाइज करूं, सर मैं ऐसे करूं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना उसको खुद पता होता है कि कैसे रिवाइज करना है, कि मेरे नोट्स पढ़े हैं बार बार उससे देख लूं। आ जाओ नेक्स्ट बात दोस्तों, प्रॉपर्टीज बताओ। देखो यार मैं बताऊं क्या, ये जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना फालतू के, वो करता ही नहीं इधर शो ऑफ करने, सर मैंने इतने कर लिया अब मैं बताऊं मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं, बताओ गलत बोल रहा हूं क्या। आ जाओ अब इस बेकिंग सोडे का प्रॉपर्टीज बताओ, गुण बताओ। दोस्तों ये भी है ना बिल्कुल सफेद कलर का होता है और बिल्कुल पाउडर जैसा होता है, ठीक है ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है ना, ये क्षारकीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति जो भी आप लोग बोलना चाहे, ठीक है दोस्तों। अब मजे की बात क्या है, जैसे मान लो आप लोग खाना वगैरह बना रहे हो दोस्तों, जो बेकरी वाले आइटम्स होते हैं ना, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड क्या फुली हुई होती है क्या, जो पाव होते हैं पाव भाजी वाला पाव वो काफी फूले हुए होते हैं क्या, या केक की अगर हम लोग बात करी जाए दोस्तों, इनके निर्माण में बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, NaHCO3। क्यों, क्योंकि देखो जो ये बेकिंग सोडा होता है इसको जब हम लोग किसी अम्लीय प्रकृति के पदार्थ से मिलाते हैं, ठीक है, और गर्म करते हैं, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी खाने में से निकलेगी ना, उस खाने को क्या कर देगी, वो फुला देगी फुला देगी फुला देगी। आगे बात समझ में। तो दोस्तों इस बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है कहां पर, जो बेकरी आइटम्स होते हैं ना उनको बनाने में। आ जाओ ठीक है, आ जाओ। तो बेकरी में फुलाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है ये लेवनिंग, मतलब किसी चीज को फुलानी है ना, चाहे केक हो, थोड़ा मोटा मोटा होता है ना, ब्रेड पाव, इनको बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है क्या। दूसरी बात क्या है, अगर आपके पेट में एसिडिटी है तो बेकिंग सोडे को खा सकते हो, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का है, तो अम्ल के प्रभाव को ये कम कर देगा। तो अगर पूछा जाए एंटासिड के रूप में किसका इस्तेमाल करा जाता है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, फायर एक्सटेंशर जानते हो, फायर एक्सटेंशर आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो फायर एक्सटेंशर अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ फायर एक्सटेंशर होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, किसी में क्या। तो एक होता है फायर एक्सटेंशर जिसका नाम है मैं नाम इधर लिख देता हूं, चलो अभी मैं समझाने ही वाला हूं, मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बताओ बेकिंग सोडा जिसे आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने में, उसका रासायनिक नाम बताओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप लोग इसे बोलते हैं, बताओ। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र ये है क्या, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग फायर एक्सटेंशर में किया जाता है क्या, और इस फायर एक्सटेंशर का नाम होता है सोडा एसिड फायर एक्सटेंशर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटेंशर में क्या इस बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सत्य है। आ जाओ
अब बात करते हैं कि सर पहले तो सोडा एसिड फायर एक्सटेंशन बताओ ये क्या होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटेंशन बताओ क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, आपके नीचे बेकिंग सोडे का विलयन भरा जाता है, बेकिंग सोडा का विलयन भरा जाता है। और दोस्तों ऊपर यहां पर एक ट्यूब होती है अम्ल की। कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब भी आग लगती है आप ये नोजल दबाओगे ना, ये कांच की बोतल टूट जाएगी और उसमें मिल जाएगा। और जब ये दोनों मिलते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है आग को बुझाने में। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग ये ध्यान रखना है सोडा एसिड फायर एक्सटेंशन में कौन सा सोडा होता है? बेकिंग सोडा होता है। और कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बस ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात दोस्तों, आपने बेकिंग पाउडर का नाम सुना है क्या? तो कई बार हम लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कंफ्यूजन हो जाते हैं। नहीं, बेकिंग पाउडर बेसिकली मिक्सचर है किसका? बेकिंग सोडे का और कोई एक ऐसा एसिड जिसे हम लोग खा सकते हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड खा सकते हैं ना। तो टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडे को मिक्सचर को बोलेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में छोटा सा डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडे में कुछ और मिला के। क्लियर है? सर एनटीपीसी का एग्जाम सिंपल आया था। एनटीपीसी से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि उसमें साइंस के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2-3 आते हैं। ठीक है, मेरे को मतलब है ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन जेई उनसे। क्लियर है? आ जाओ बताओ। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है? बताओ। लैक्टिक एसिड मिलाते हो क्या? टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड के मिक्सचर को हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? 2 और बचे हैं बाकी के, कर ले कल या आज ही करा दूं? नहीं यार, आज भगाना हो जाएगा यार, कल करेंगे इसको, है ना। भी टाइम लगेगा काफ़ी, है ना। सॉरी, मेरे को लगा था आज क्लास में हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी, कल अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए दोस्तों कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।